20 जुलाई 1969 को नासा का अपोलो मिशन तो हम सभी को याद होगा, जिसमें अपोलो 11 के 2 एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति बने। उनकी पॉपुलैरिटी विश्व भर में फैल गई और ये एस्ट्रोनॉट भी दुनिया भर में फेमस हो गए। और इस मिशन के ठीक 4 महीने बाद नासा ने अपोलो 12 मिशन को लॉन्च किया और नासा का यह मिशन भी पूरी तरह सफल रहा। नासा अपोलो 13 मिशन की तैयारी में जुट गया, लेकिन सरकार को लगने लगा बार बार चांद पर जाने से कोई फ़ायदा नहीं है और नासा के इन अपोलो मिशन में बहुत खर्चा भी आ रहा था। लेकिन नासा ने अपोलो 20 मिशन तक की तैयारी कर रखी थी, इसलिए नासा अगले मिशन की तैयारी में लगा हुआ था। हर मिशन की तरह इस मिशन में भी 3 लोग जाने वाले थे, जिसमें अपोलो 13 के कमांडर थे जिम लोवेल। और आखिरकार वो समय आ ही गया जिसका नासा को बेसब्री से इंतजार था। 11 अप्रैल 1970 को अपोलो 13 को लॉन्च किया जाता है। इस लॉन्च को देखने के लिए 2 लाख लोग आए थे, जबकि अपोलो 11 के लॉन्च को देखने के लिए करीब 70 लाख लोग आए थे। अपोलो 13 का ये लॉन्च पूर्ण रूप से सफल रहा। वैज्ञानिकों के कैलकुलेशन के हिसाब से इन्हें अब 3 दिन लगेंगे चांद पर पहुंचने में। लॉन्च के करीब 55 घंटे बाद अपोलो 13 आधे से ज़्यादा रास्ते को पूरा कर चुका था। अपोलो 13 के एस्ट्रोनॉट वहाँ की कुछ वीडियो धरती पर भेजते हैं। अपोलो 13 पूरी तरह मिशन कंट्रोल के संपर्क में रहता है। नासा का मिशन कंट्रोल अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में है। ह्यूस्टन में बैठे वैज्ञानिक हर पल अपनी नज़र अपोलो 13 पर बनाए हुए थे और अपोलो 13 के क्रू को गाइड कर रहे थे। आगे अपोलो में क्या हुआ उससे पहले अपोलो 13 के स्ट्रक्चर को समझना होगा। ये है अपोलो स्पेसक्राफ्ट। ये 3 भागों से मिलकर बना है, जिसमें पहला भाग है लूनार मॉड्यूल। इस लूनार मॉड्यूल का यूज़ तब होगा जब स्पेसक्राफ्ट चांद के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। चांद के ऑर्बिट में पहुंचते ही ये स्पेसक्राफ्ट से अलग होगा और इसमें सिर्फ 2 एस्ट्रोनॉट बैठकर चांद की धरती पर उतरेंगे। और जब चांद पर एस्ट्रोनॉट का काम ख़त्म हो जाएगा, वे वापस लूनार मॉड्यूल में बैठकर वापस स्पेसक्राफ्ट में जुड़ जाएंगे। इस लूनार मॉड्यूल का बस इतना ही काम होता है। ये है दूसरा भाग, मेन अपोलो स्पेसक्राफ्ट। ये 2 भागों से मिलकर बना है। ये है कमांड मॉड्यूल। जो भी एस्ट्रोनॉट चांद पर जाते हैं वो इसी कमांड मॉड्यूल में बैठकर जाते हैं। इस कमांड मॉड्यूल से ही एस्ट्रोनॉट पूरे स्पेसक्राफ्ट को कंट्रोल करते हैं। इसी के अंदर कंप्यूटर, रेडियो लगे होते हैं, इसीलिए हम इसे स्पेसक्राफ्ट का दिमाग बोल सकते हैं। यह है अपोलो स्पेसक्राफ्ट का तीसरा ज़रूरी भाग, सर्विस मॉड्यूल। हम इसे स्पेसक्राफ्ट का दिल भी बोल सकते हैं, क्योंकि कमांड मॉड्यूल में बैठे एस्ट्रोनॉट को जिंदा रखने के लिए जो ज़रूरती चीज़ें हैं, जैसे ऑक्सीजन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी आदि, ये सब सर्विस मॉड्यूल द्वारा ही कमांड मॉड्यूल में पहुंचाए जाते हैं। इस सर्विस मॉड्यूल में एक इंजन भी होता है, इसके द्वारा ये एस्ट्रोनॉट चांद पर पहुंचेंगे और फिर धरती पर वापस आएंगे। जैसे कि हमने बोला, सर्विस मॉड्यूल स्पेसक्राफ्ट का दिल है और अगर इस दिल में ही खराबी आ जाए तो क्या होगा। कुछ ऐसा ही हुआ था अपोलो 13 के साथ। सर्विस मॉड्यूल ने ही पूरी तरह काम करना बंद कर दिया था। ब्रॉडकास्ट ख़त्म करने के करीब 7 मिनट बाद जब अपोलो का क्रू सोने के लिए जा रहा था, तब उसे ह्यूस्टन में मौजूद एक मिशन कंट्रोल से एक ज़रूरी काम करने के लिए कहा गया। मिशन कंट्रोल ने अपोलो के क्रू से ऑक्सीजन टैंक में लगे फ़ैन को ऑन करके लिक्विड ऑक्सीजन को स्टेयर करने को कहा। दरअसल स्टेयर का मतलब 2 लिक्विड को आपस में मिलाना होता है। जब भी कोई स्पेस मिशन भेजा जाता है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इत्यादि गैस को लिक्विड फॉर्म में भेजा जाता है, यानी तरल रूप में भेजा जाता है। ऑक्सीजन को तरल रूप में भेजने का फ़ायदा ये होता है कि कम जगह में ज़्यादा गैस आ जाए, मगर अंतरिक्ष में तापमान इतना ठंडा होता है कि ये लिक्विड ऑक्सीजन जमने लगती है, तो इसलिए लिक्विड ऑक्सीजन टैंक में एक फ़ैन लगाया जाता है, जिससे ऑक्सीजन एक समान अवस्था में बनी रहे। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसे कुछ समय के अंतराल में हर बार करना पड़ता है।
जैसे ही जैक्स विगर्ड ने ऑक्सीजन फैन को चालू करने के लिए स्विच को दबाया, वैसे ही ऑक्सीजन टैंक 2 में स्पार्क होता है और देखते ही देखते ऑक्सीजन टैंक 2 ब्लास्ट हो जाता है। ये ब्लास्ट इतना खतरनाक होता है कि सर्विस मॉड्यूल का करीब एक साइड से 13 फुट का पैनल निकलकर बाहर चला जाता है। ब्लास्ट के तुरंत बाद अपोलो स्पेसक्राफ्ट के सारे इमरजेंसी अलार्म एक साथ बजने लगते हैं। उधर ह्यूस्टन में बैठे मिशन कंट्रोल को कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। तभी अपोलो का क्रू मिशन कंट्रोल से बोलता है, Okay, Houston, we've had a problem here. This is Houston. Say again, please. Houston, we've had a problem. We've had a main beam plus undervolt. Roger, main B undervolt. Okay, stand by 13. We're looking at. सर्विस मॉड्यूल में 3 फ्यूल सेल लगे थे जिनसे अपोलो स्पेसक्राफ्ट में बिजली की सप्लाई हो रही थी, लेकिन इस धमाके की वजह से 3 में से 2 फ्यूल सेल ख़त्म हो जाते हैं। अब इस स्पेसक्राफ्ट को सिर्फ एक फ्यूल सेल से ही पावर मिल रही थी, जो कि पर्याप्त नहीं थी। लेकिन इनकी परेशानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। दरअसल ब्लास्ट में एक ऑक्सीजन टैंक तो पूरी तरह ख़त्म हो चुका था, लेकिन एस्ट्रोनॉट को दूसरे टैंक की रीडिंग तेज़ी से नीचे गिरती हुई नज़र आ रही थी। एस्ट्रोनॉट को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन जिम लोवेल तभी खिड़की की ओर देखते हैं। उन्हें दिखाई देता है कि ऑक्सीजन टैंक से ऑक्सीजन बड़ी ही तेज़ी से अंतरिक्ष में रिसती जा रही है। परेशानी ये थी कि सर्विस मॉड्यूल में 2 ऑक्सीजन टैंक थे, जिसमें से एक पूरी तरह ख़त्म हो गया और दूसरा ख़त्म होने की कगार पर था। एस्ट्रोनॉट को सांस लेने के लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत थी और इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बनाने के लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। अब ऐसे हालातों में चांद पर जाना तो बहुत दूर की बात है। मिशन कंट्रोल के सामने चुनौती ये थी कि अब एस्ट्रोनॉट को वापस धरती पर कैसे लाया जाए। ये पृथ्वी से इतनी दूर थे कि इन्हें वापस आने में 4 दिन से ज़्यादा का समय लग जाएगा। क्या इतने दिनों तक एस्ट्रोनॉट बिना बिजली, पानी और ऑक्सीजन के सर्वाइव कर पाएंगे? और अंतरिक्ष में इन्हें बचाने के लिए कोई दूसरा रेस्क्यू ऑपरेशन भी नहीं भेज सकते, क्योंकि ऑपरेशन की तैयारी में ही 3 से 4 महीने का समय लग जाएगा। अपोलो 13 को वापस लाने के लिए मिशन कंट्रोल ने एक प्लान बनाया। हालांकि ये प्लान काम करेगा या नहीं यह कोई नहीं जानता था, लेकिन इसके अलावा मिशन कंट्रोल के पास और दूसरा रास्ता नहीं था। अब जो कि सर्विस मॉड्यूल की खराबी के कारण कमांड मॉड्यूल किसी काम का नहीं बचा था, इस वजह से मिशन कंट्रोल ने अपोलो 13 के क्रू को लूनार मॉड्यूल में बैठने के लिए कहा। लेकिन इसमें भी एक परेशानी थी। इस लूनार मॉड्यूल को कुछ इस तरह बनाया गया था कि इसमें केवल 2 एस्ट्रोनॉट 20 घंटे तक ही बैठ सकते हैं, लेकिन अब इसमें ये 3 एस्ट्रोनॉट लगभग 4 दिन तक बैठेंगे। एस्ट्रोनॉट को मिशन कंट्रोल की तरफ से एक इंस्ट्रक्शन मिलता है, स्पेसक्राफ्ट में जितनी भी गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उन्हें बंद कर दें, ताकि पावर को धरती पर री एंट्री के लिए बचाया जा सके। पीने के लिए पानी बहुत कम था, तो एस्ट्रोनॉट को पूरे दिन में केवल 1 गिलास पानी पीने के इंस्ट्रक्शन मिले। हालांकि इन एस्ट्रोनॉट को 2 से 2.5 दिन में ही धरती पर लाया जा सकता है। इसके लिए अपोलो स्पेसक्राफ्ट को यू टर्न लेना होगा और धरती की ओर मुड़ना होगा, लेकिन इसके लिए सर्विस मॉड्यूल के मेन इंजन को वापस चालू करना होगा। मगर मिशन कंट्रोल इस बात से चिंतित था कि सर्विस मॉड्यूल में कितना डैमेज हुआ है, ये कोई नहीं जानता था। इस वजह से कहीं ऐसा ना हो मेन इंजन को चालू करते ही पूरा स्पेसक्राफ्ट ब्लास्ट हो जाए। इस परेशानी को ध्यान में रखते हुए मिशन कंट्रोल ने सर्विस मॉड्यूल को बंद रखने का ही फैसला किया। ये अपोलोयान चांद के ऑर्बिट में जाएगा और चांद के पीछे से उसकी परिक्रमा करके चांद की ग्रेविटी की सहायता लेकर वापस धरती पर आएगा। पहली बार लूनार मॉड्यूल के इंजन को चालू किया जाता है और अपोलो स्पेसक्राफ्ट तय किए गए रास्ते पर चांद के पीछे पहुंच जाता है और लूनार मॉड्यूल के इंजन को बंद कर दिया जाता है। हालांकि लूनार मॉड्यूल के इंजन को इस काम के लिए बनाया ही नहीं गया था कि इसे बार बार बंद करके चालू किया जा सके, लेकिन इसके अलावा कोई और ऑप्शन था ही नहीं। अब ये एस्ट्रोनॉट धरती से इतनी दूर आ चुके थे कि ये एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता है। ये एस्ट्रोनॉट धरती से करीब 4,01,056 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर पहुंच चुके थे। अभी तक अपोलो 13 में कोई भी रुचि नहीं ले रहा था, लेकिन अब अपोलो 13 एक सनसनी खबर बन जाता है।
अपोलो स्पेसक्राफ्ट जैसे ही चांद की परिक्रमा करके पृथ्वी की ओर मुड़ता है, वैसे ही लूनार मॉड्यूल के इंजन को एक बार फिर बर्न किया जाता है। इसके कारण स्पेसक्राफ्ट चांद की ग्रेविटी से बाहर निकलता है और तेज़ी से पृथ्वी की ओर आने लगता है। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक बार फिर इन एस्ट्रोनॉट के सामने एक बड़ी परेशानी आ जाती है। लूनार मॉड्यूल को केवल 2 लोगों के लिए ही डिज़ाइन किया गया था, लेकिन 3 लोगों के बैठने की वजह से अंदर CO2 की मात्रा बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी, जो कि उन एस्ट्रोनॉट की हर सांस के साथ बढ़ती जा रही थी। दरअसल पृथ्वी पर हमारे द्वारा छोड़ी गई CO2 को हमारा एनवायरनमेंट बैलेंस कर देता है, लेकिन अपोलो स्पेसक्राफ्ट में इस CO2 को बैलेंस करने के लिए लिथियम हाइड्रोक्साइड के कैनिस्टर का उपयोग किया गया था। लेकिन लूनार मॉड्यूल में लगा कैनिस्टर केवल 2 लोगों के लिए ही पर्याप्त था, जो कि कुछ ही समय तक काम कर सकता था। अब कैबिन में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगी, लेकिन तभी क्रू मेंबर को याद आता है कि बंद पड़े कमांड मॉड्यूल में एक बड़ा कैनिस्टर बॉक्स लगा था। धरती पर मौजूद मिशन कंट्रोल ने एस्ट्रोनॉट को गाइड किया और स्पेसक्राफ्ट में रखी चीज़ों से उस बड़े कैनिस्टर बॉक्स को सेट करके लगा दिया और CO2 का लेवल फिर से नीचे गिरने लगा और ये परेशानी भी ख़त्म हो गई। ठंड के कारण एस्ट्रोनॉट का बुरा हाल था। उनके लिए एक एक पल काटना बहुत भारी होता जा रहा था। जैसे तैसे करके ये स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के करीब आता है, लेकिन अभी भी इन एस्ट्रोनॉट को एक और बड़ी चुनौती का सामना करना था। दरअसल पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय एक सही एंगल पर एंट्री करना होगा। अगर ये एंगल थोड़ा कम होगा तो ये स्पेसक्राफ्ट वायुमंडल से टकराकर वापस अंतरिक्ष में चला जाएगा और फिर इन एस्ट्रोनॉट का बचना असंभव है। और अगर स्पेसक्राफ्ट का एंगल थोड़ा ज़्यादा होगा तो ये पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही ब्लास्ट हो जाएगा। आमतौर पर इस रीएंट्री के एंगल को कमांड मॉड्यूल से ही फिक्स किया जाता है, लेकिन कमांड मॉड्यूल तो बंद पड़ा था। इस वजह से रीएंट्री के एंगल को मैनुअली सेट करना होगा। मिशन कंट्रोल द्वारा कुछ कैलकुलेशन की गई और एस्ट्रोनॉट को गाइड किया गया कि किस इंजन को कितने समय तक चालू रखना है। फिर 2 एस्ट्रोनॉट ने कंट्रोल को संभाला और एक एस्ट्रोनॉट की नज़र घड़ी पर थी। और अब तीसरी बार लूनार मॉड्यूल के इंजन को चालू किया जाता है और अब उन एस्ट्रोनॉट को रीएंट्री के लिए वापस कमांड मॉड्यूल में जाकर बैठना था, क्योंकि केवल कमांड मॉड्यूल ही रीएंट्री के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसके ऊपर हीट शील्ड लगी थी, जो इन्हें पृथ्वी के वायुमंडल से बचाती। एस्ट्रोनॉट कमांड मॉड्यूल में आते हैं और उसे फिर से चालू करते हैं और सर्विस मॉड्यूल को कमांड मॉड्यूल से अलग कर देते हैं। जब सर्विस मॉड्यूल कमांड मॉड्यूल से अलग हुआ, तब उन एस्ट्रोनॉट ने देखा सर्विस मॉड्यूल में कितना बड़ा डैमेज हुआ था। एस्ट्रोनॉट ने सर्विस मॉड्यूल के कुछ फ़ोटो भी लिए। अब समय आ गया था लूनार मॉड्यूल को भी अलग करने का, जिसने अभी तक एस्ट्रोनॉट की जान बचाए रखी। अब लूनार मॉड्यूल भी कमांड मॉड्यूल से अलग हो गया। अब इस कमांड मॉड्यूल को पैसिफिक ओशियन में लैंड करना है, जहां पर US नेवी के जहाज़ इनका इंतज़ार कर रहे हैं। जब ये एस्ट्रोनॉट पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेंगे तो इनसे 2 से 3 मिनट के लिए संपर्क टूट जाएगा। उन 2 से 3 मिनट के बीच एस्ट्रोनॉट के साथ कुछ भी हो सकता है। कमांड मॉड्यूल पहले से ही डैमेज था, इसलिए मिशन कंट्रोल को चिंता सताई जा रही थी कि ये कमांड मॉड्यूल पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही ब्लास्ट भी हो सकता है। फाइनली कमांड मॉड्यूल पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। कमांड मॉड्यूल आग के एक गोले में बदल जाता है और तभी मिशन कंट्रोल से कमांड मॉड्यूल का संपर्क टूट जाता है। अब उम्मीद की जा रही थी अगले 3 मिनट बाद एस्ट्रोनॉट से फिर से संपर्क किया जा सकेगा, लेकिन 3 मिनट बाद एस्ट्रोनॉट से कोई भी जवाब नहीं आया। 20 सेकंड और गुजर जाते हैं। फिर फाइनली 4 मिनट 27 सेकंड बाद एस्ट्रोनॉट से संपर्क होता है। Hello, Houston. This is Odyssey. It's good to see you again. ये तीनों एस्ट्रोनॉट धरती पर सही सलामत पहुंच जाते हैं। नासा का यह मिशन नासा के लिए यादगार बन जाता है। इस मिशन के बाद भी नासा के अपोलो प्रोग्राम जारी रहते हैं।
और अपोलो 17 नासा का वो आखिरी मिशन होता है जब नासा आखिरी बार चांद पर गया था। धन्यवाद। Yeah!